दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 12वीं कक्षा के एनसीईआरटी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का अध्याय 1 ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में। इस अध्याय में मुख्य रूप से हम जिन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे वो हैं हड़प्पा सभ्यता का आरंभ, विकास, जनजीवन, प्रमुख हड़प्पाई स्थल एवं उनकी विशेषताएं तथा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई। इन सब के बारे में हम विस्तार से इस अध्याय में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 12वीं कक्षा के एनसीईआरटी इतिहास भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का अध्याय 1 ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में। दोस्तों यहाँ साइड में आपको एक हड़प्पाई मुहर दिख रही है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। पुरावस्तु यानी पुरानी वस्तु जो कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त हुई है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं यानी छपे हुए हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ पर आप देखिए जानवर का चित्र और लिपि यहाँ पर खुदे हुए हैं। हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के बारे में, उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार और मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिलती है। हालांकि हम ये जो लिपि है, अक्षर है, इनको पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन उनके द्वारा जो छोड़ी गई, प्रयोग की गई वस्तुएं हैं जैसे आवास हैं, मृदभांड हैं, आभूषण हैं, उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजार हैं, मुहरें हैं, इन सब के माध्यम से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जान सकते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देखिए चित्र में मनके, बाट और यहाँ पर देखिए मनके, बाट और फलक दर्शाए गए हैं। ये कुछ पारिभाषिक शब्द स्थान और काल के बारे में जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल पर सबसे पहले इस सभ्यता की खोज की गई थी या सबसे पहले यहाँ पर जानकारी हुई थी। पुरातत्वविद जो हैं वो संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड से संबद्ध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो ये पुरावस्तुएं हैं, विशिष्ट पुरावस्तुएं, इसमें मुहरें हैं, मनके हैं, बाट हैं, पत्थर के फलक हैं और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है पकी हुई ईंटें। और ये वस्तुएं अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान और गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली हैं जो कि एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। लंबी दूरी पर स्थित होने का मतलब ये हुआ कि इसका विस्तार जो है, आवागमन, व्यापार, ये बड़े क्षेत्र में होता था। दोस्तों इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर, जहाँ पर ये संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, उसके नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया गया है और इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थीं और हड़प्पा सभ्यता के पहले की संस्कृति को आरंभिक और बाद की संस्कृति को परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। आइए यहाँ पर बीसी और एडी के बारे में जान लेते हैं।
ईसा पूर्व और ईसवी सन। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा से पूर्व से होता है। कभी कभी आप देखे होंगे तिथियों से पहले एडी हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हैं और एडी का फुल फॉर्म एन्नो डोमिनी है और ये लैटिन शब्द से बना हुआ है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, यानी बीसी जो है वो ईसा के जन्म से पूर्व ईसा मसीह के, और एडी जो है एन्नो डोमिनी ईसा के जन्म के वर्ष से इसका तात्पर्य होता है। एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयुक्त होता है। और हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट होता है। और इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईसा पूर्व, सीई के लिए ईस्वी और बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आपने बीसी, एडी, बीसीई और बीपी शब्दों का अर्थ जान लिया। यहाँ पर आइए देखते हैं जो ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। तो आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले इसकी खोज यहाँ पर हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर है, यहाँ पर खोज की गई थी। यहाँ पर हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो देखिए दूरी पर स्थित है और इस मानचित्र में विभिन्न हड़प्पाई स्थल जैसे मांडा, राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल, कालीबंगन, गंवेरीवाला, कोटदीजी, चन्हूदड़ो, धौलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, आमरी, बालाकोट और सुतकांगेडोर, ये सभी हड़प्पाई स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं। इनकी विशेषताओं के बारे में भी जाना जाता है जब हम हड़प्पा सभ्यता की चर्चा करते हैं। आइए हड़प्पा सभ्यता के आरंभ के बारे में जान लेते हैं। आरंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृतियों को थोड़ा सा सामान्य रूप से समझते हैं। दो स्थल हैं, सिंध और चोलिस्तान। चोलिस्तान शब्द थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहाँ पर बस्तियों की संख्या के संबंध में आंकड़े देखिए। सिंध में बस्तियों की कुल संख्या 106 है और चोलिस्तान में 239। आरंभिक हड़प्पा स्थल सिंध में जो है 52 है, चोलिस्तान में 37। विकसित हड़प्पा स्थल सिंध क्षेत्र में 65 और चोलिस्तान में 136 हैं। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियों की संख्या सिंध में 43, चोलिस्तान में 132 है और त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थलों की संख्या सिंध में 29 और चोलिस्तान में 33 है। तो आप देख सकते हैं ये बस्तियां कितने बड़े भाग में और विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थीं। आइए हड़प्पा सभ्यता के आरंभ के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये जो क्षेत्र है, जो सिंधु घाटी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थीं और इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन, कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य मिलते हैं। बस्तियां, जो कि बस्ती जो होती है लोगों की रहने का स्थल है, ऐसे भाग जहां पर लोग रहते हैं, आवास बनाकर रहते हैं और उनके जीवन निर्वाह की जो मिनिमम आवश्यकता की वस्तुएं हैं वहाँ उपलब्ध होती हैं। तो बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थीं, इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थीं। कुछ स्थानों पर पहले बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत और कुछ स्थलों से त्याग दिए जाने यानी छोड़ दिए जाने के जो है साक्ष्य मिलते हैं और ऐसा लगता है कि आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच जो है वो क्रम भंग था, यानी ये एक क्रम में नहीं बल्कि थोड़ा सा गैप के बाद आरंभिक और हड़प्पा सभ्यता इनका अस्तित्व हुआ था। निर्वाह के तरीके कैसे थे, यानी जीवन निर्वाह कैसे करते थे। दोस्तों विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थीं।
इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं एक समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे फल, कंदमूल, जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है, उससे प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों और बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। दोस्तों, हड़प्पा स्थलों से जो अनाज के दाने मिले हैं उसमें गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। तो अगर हम देखें या जानना चाहें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन अनाजों का प्रयोग करते थे, तो गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल और बाजरे के दाने, ये सभी उनके खाद्य आहार में प्रमुख जो है अनाज थे। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की जो हड्डियां हैं उनमें भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियां शामिल हैं। पूरा प्राणी विज्ञानी जो कि पुरावशेषों का अध्ययन करते हैं, प्राणी वैज्ञानी या जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से ये संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, ये पालतू थे। जंगली प्रजाति जैसे सूअर, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम ये नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली और पक्षियों की हड्डियां भी इन स्थलों से मिली हैं। दोस्तों, इस चित्र में जो आपको यहाँ पर चित्र दिखाई गया है, ये आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र हैं और लगभग इन्हीं क्षेत्रों के आसपास जो है वो हड़प्पा संस्कृति का भी विकास हुआ है। लेकिन इसमें जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि दोनों संस्कृतियाँ एक क्रम में नहीं बल्कि थोड़ा सा समय गैप के बाद यहाँ पर पनपी हैं। आहार के बाद या जीवन शैली के बाद आइए कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, लेकिन वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। जुते हुए खेत में बीजों का छिड़काव किया जाता था। मुहरों पर किए गए रेखांकन और मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, ये इंगित करती हैं कि वृषभ यानी बैल के बारे में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्व ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान, जो कि पाकिस्तान का थार रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, वहाँ के कई स्थलों और बनावली, जो कि हरियाणा में है, यहाँ से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अलावा पुरातत्वविदों को कालीबंगन यानी राजस्थान से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं। तो इस तरह से हम कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जान सकते हैं, लेकिन जो कुछ साक्ष्य हैं उनसे हम ये जान सकते हैं कि बैलों का प्रयोग खेती के लिए किया जाता था। बनावली, जो कि हरियाणा का जो है सैंधव स्थल है, वहाँ से मिट्टी के बने हल मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो इससे थोड़ा सा ये अंदाज़ा या अनुमान लगाया जा सकता है कि जो है बैलों से या हल का प्रयोग खेती में किया जाता था। यहाँ पर पक्की मिट्टी से बने हुए बैल को यहाँ पर दर्शाया गया है। दोस्तों, पुरातत्वविदों ने फसलों की जो कटाई है, फसलों की कटाई के लिए जो औजार हैं उनको पहचानने का प्रयास किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? इसके बारे में भी पुरातत्वविदों ने जानने का प्रयास किया है। अधिकांश हड़प्पा स्थल जो है वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोर्तघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थीं और ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अलावा धौलावीरा स्थल गुजरात में है। यहाँ पर जलाशय मिले हैं और इनका प्रयोग कृषि के लिए जल संचयन के लिए किया जाता था।
तो दोस्तों यहाँ पर कुछ धातु के औजार दर्शाए गए हैं और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता होगा। तो ये देखिए इस तरह के औजार हैं, इनसे फसल कटाई का प्रयोग किया जाता होगा। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, यहाँ पर एक जलाशय मिला है, आप देख सकते हैं जलाशय धौलावीरा से जलाशय मिला है। इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से इस जलाशय का निर्माण सीढ़ीदार बनाया गया है ताकि सीढ़ियों से उतरकर जब पानी कम हो तो वहाँ से जल प्राप्त किया जा सके। आइए जानते हैं पुरावस्तुओं या पुरानी वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है इसके बारे में। दोस्तों, भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र और उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने और पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु और मिट्टी से बनाया जाता था। एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो है। वहाँ पर उत्खनन में सबसे आरंभिक रिपोर्ट में से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। देखिए, अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। ये चक्कियाँ कठोर कंकरीले खनिज अथवा बलुआ पत्थर से बनाई गई थीं और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। इन चक्कियों के तल सामान्यतया उत्तल हैं। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे हैं जिन पर दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, और दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग केवल सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है। हमारे बावर्ची ने यही एक पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। ये अर्नेस्ट मैके फर्दर एक्स कैवेंस एट मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलना से ये समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रकार प्रयोग में लाई जाती थीं। मैके खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए ये जो पत्थर हैं अवतल चक्की, ये संभवतः अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अब आइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो और इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र पर था और ये एक नियोजित शहरी केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। ऐसा ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, लेकिन मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। हड़प्पा का जो स्थल है या जो बस्ती है, इसके बारे में जानते हैं कि ये बस्ती दो भागों में विभाजित है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। तो यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं ऊंचाई पर बनाया गया जो छोटा क्षेत्र है इसको दुर्ग, और जन सामान्य के लिए जो निचला क्षेत्र है इसको निचला शहर कहा गया है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि दुर्ग और निचला शहर का नाम जो है मोहनजोदड़ो में दिया गया है। और दुर्ग की ऊंचाई का कारण ये था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थीं। दुर्ग है ये दीवार से घेरा गया था। इसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे, और इससे ये अनुमान लगाया गया कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन एक घनीय मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों यानी बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। इसके अलावा एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ये भी लगता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया हो, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किया गया हो। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हों, एक निश्चित अनुपात की होती थीं, जहां लंबाई और चौड़ाई 4 गुनी, चौड़ाई 2 गुनी होती थी। और इस प्रकार की जो ईंटें हैं सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई हैं।
दोस्तों हालांकि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया स्थल है। इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह नष्ट कर दिया था। 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने लिखा कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर और मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी, और इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गईं। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। तो हड़प्पा की दुर्दशा जो है वो किस तरह से हो गई थी, ये छोटी सी रिपोर्ट है। मोहनजोदड़ो में दोस्तों दुर्ग और निचले क्षेत्र के अलावा ये नालों का निर्माण किया गया था। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। निचले शहर के जब नक्शे को आप देखेंगे तो ये मिलेगा कि सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ग्रिड पद्धति यानी एक दूसरे को ये समकोण पर काटती थीं, और ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना जरूरी था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को आप देख सकते हैं। दुर्ग के बारे में अभी आपने जाना है कि मोहनजोदड़ो का जो ऊंचाई वाला क्षेत्र था उसे दुर्ग कहा गया है। अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। इस पर नियोजन में विविधताएं हैं। धौलावीरा और लोथल में जो गुजरात हैं, यहाँ से पूरी बस्ती किलेबंद थे और शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेरकर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। तो ये दुर्ग की विशेषताएं बताता है। घर या गृह स्थापत्य कैसा था मोहनजोदड़ो में? दोस्तों मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं हैं। इसके अलावा मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानाघर होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थीं। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने के लिए बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए जिनसे बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। और विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी। तो घरों का स्थापत्य भी बड़े नियोजित और बेहतर ढंग से बनाया गया था। आप यहाँ पर जो नक्शा है, यहाँ पर नक्शे को आप देख सकते हैं जो कि खुदाई से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भवन निर्माण किए गए थे मोहनजोदड़ो में, ये आज की आधुनिक व्यवस्था से बहुत हद तक मेल खाते हैं। दोस्तों अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली क्या है? तो नालियों के विषय में मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से ये अब तक खोजी गई सबसे संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे। इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थीं जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों के कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियां बनाई गई थीं। ये पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे, मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर, समांतर निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं जो दर्शाते हैं कि नाले के सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। जल निकास प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थीं बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थीं। जैसे लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग था, वहीं नालियाँ जो हैं वो पक्की ईंटों से बनाई गई थीं।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज से इतने वर्ष पहले जो लोग हड़प्पा सभ्यता में निवास करते थे वो कितने जो है अग्रगण्य सोच वाले थे, और उन्होंने किस तरह से जो भवन निर्माण या जो नगर या बस्तियों का अवसंरचना बनाया था वो किस तरह से आधुनिक संरचना से मेल खाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दुर्ग का नक्शा है। जो दुर्ग होता था वो किस तरह से बना होता था। दुर्ग में आप देख सकते हैं यहाँ विशाल आंगन, महाविद्यालय, गहरी खाई जो कि माल गोदाम, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ थीं। यहाँ पर कुआं जो है, कुआं, मुख्य सड़क होती थी, स्तूप क्षेत्र होता था, दैवीय मार्ग होते थे, और इस तरह से जो खाई है, एक यहाँ पर खाई और एक पूरा स्थल, जो ये दुर्ग क्षेत्र है ये किस तरह से व्यवस्थित किया गया था आप इसको देख सकते हैं। दुर्ग के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। इसमें एक मालगोदाम ऐसी संरचना होती है जो ईंट से बनी होती है। ऊपरी हिस्से संभवतः लकड़ी से बने थे, बहुत पहले नष्ट हो गए थे, और इसमें विशाल स्नानागार शामिल हैं। तो ये मालगोदाम का जो क्षेत्र है ये गहराई में खोदा गया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा विशाल स्नानागार आंगन में बना होता था। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगन, इसी में स्नानागार होता था। ये आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भागों में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नान घर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नान घर बने थे। प्रत्येक स्नान घर से नालियां गलियारे के साथ बने नाले में मिलती थीं, और इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। तो ये थी दुर्ग की संरचना। अब आइए सामाजिक भिन्नताओं के बारे में जानते हैं। सामाजिक भिन्नताओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये एक संरचना जो आपको दर्शाई गई है ये तांबे का बना हुआ दर्पण है। सामाजिक भिन्नताओं के अवलोकन के बारे में सबसे पहले शवाधान के बारे में जानते हैं। पुरातत्वविद ये जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थीं, कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक शवाधानों का अध्ययन है। संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिड, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, वहाँ से आप परिचित हैं, जानते भी हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय शवाधान थे जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी, और हड़प्पा सभ्यता से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों यानी गड्ढों में दफनाया जाता था। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से अलग होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतह पर ईंटों की चिनाई की गई थी, और ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं, इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। कुछ कब्रों में मृदभांड और आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर जो कि एक रत्न है उसके मन के, और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। यहाँ देखिए फयान से बना एक पात्र है जो कि यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है।
दोस्तों सामाजिक जो संरचना है उसकी खोज में विलासिता की वस्तुओं की खोज भी की गई है। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी और विलास की वस्तुओं में बांटते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं हैं जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्की, मृदभांड, सुई, झांवा शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में हर जगह पाई गई हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी हों, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होती हों या जटिल तकनीक से बनी हों। तो इस प्रकार फयांस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ है। इसके छोटे पात्र ये संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इनको बनाना कठिन था और ये विलासिता या महत्वपूर्ण वस्तुओं की जो है श्रेणी में आती हैं। दोस्तों स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोज़मर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकली जो फयांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हों और इनका वर्गीकरण उपयोगी वस्तु में कर सकते हैं या विलास की वस्तु के रूप में। यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थ से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं। छोटी बस्तियों में ये बिरले ही मिलती हैं। जैसे फयांस से बने लघुपात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्य के पात्र के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों से ये बिल्कुल नहीं मिले हैं। सोना भी दुर्लभ और संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। संचय क्या है? तो संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता था। संचय करना तो वो महंगी वस्तुओं को घड़ों में रखकर ढक देते थे और आप देख लीजिए कि ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तब तक ये अपने स्थान पर रहते हैं जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं पाता है। तो जो महंगे धातु थे जैसे सोना ये संचय से मिले हैं जो कि इकट्ठा करके रखा गया था। आइए शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। दोस्तों चन्हुदड़ो एक स्थल है। यह मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में बहुत छोटी 7 हेक्टेयर की बस्ती थी जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। चन्हुदड़ो जो है वो शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण और बाट बनाना शामिल है। तो चन्हुदड़ो में कहा जाता है कि मनके बनाने की फैक्ट्री स्थित थी। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्नेलियन जो कि सुंदर लाल रंग का होता है, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुएं, शंख, फयांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे। इन आकारों में चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित थे। यहाँ पर औजार आप देख सकते हैं और मनकों को यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से ये जोड़कर माला या हार के शक्ल में निर्मित किए गए हैं। दोस्तों ये जो मनके होते थे इनको उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया जाता था। कुछ पर रेखा चित्र भी उकेरे गए हैं। मनके बनाने की तकनीकों में जो पदार्थ है उसके अनुसार भिन्नताएं थी। सेलखड़ी जो बहुत मुलायम पत्थर है उस पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलखड़ी चूड़ के लेप को सांचों में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पदार्थों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, ये प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए पहेली बना हुआ है। यानी कुछ ऐसी तकनीकें हैं जिनके बारे में हम अभी तक जानकारी नहीं कर पाए हैं कि किस तरह से ये बनाए जाते थे। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्नेलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था।
पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। उसके बाद आप जान लीजिए कि सुंदरता बढ़ाने के लिए घिसाई, पालिश और छेद करने के साथ ये प्रक्रिया पूरी होती थी। चन्हूदड़ों, लोथल और हाल में धौलावीरा से छेद करने वाले विशेष उपकरण मिले हैं। मानचित्र में आपने नागेश्वर और बालाकोट देखा था। नागेश्वर और बालाकोट में दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप हैं। ये शंख से बनी हुई वस्तुएं, जिसमें चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी की वस्तुएं शामिल हैं, उनके निर्माण में विशिष्ट केंद्र थे। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो है कच्चा माल, जो शंख मिल जाता था और ये माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। ये भी संभव है कि चन्हूदड़ों और लोथल से तैयार माल जैसे मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे कई बड़े शहरों तक लाया जाता था। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चित्र में आप देखिए कि मिट्टी से बनी पुरावस्तुएं हैं, इसमें मृदभांड हैं। कई जो मृदभांड हैं दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय या और लोथल के स्थानीय संग्रहालय में देखी जा सकती हैं। और इनको देख के आप ये तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि उस समय के लोगों का जो रचनात्मक कौशल था वो किस तरह का था। इतनी सुंदर वस्तुएं और कितनी अच्छी चित्रकारी करके ये बनाई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई गई है। ये अगर आप देखेंगे तो ये भी कला का एक महत्वपूर्ण नमूना है। अब आइए उत्पादन केंद्रों की पहचान पर आते हैं। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः पत्थर के टुकड़े, पूरे शंख, तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं और कूड़ा करकट आदि को खोजते हैं। यहाँ तक कि कूड़ा करकट जो शिल्प कार्य के लिए सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस बात की ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। आप यहाँ चित्र में कांसे के बर्तन देख सकते हैं। तो उस समय जो लोगों द्वारा बनाए गए बर्तन थे, आज भी उसी पैटर्न पर ये बर्तन बनाए जाते हैं। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ क्या थीं? तो शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था, उसकी आवश्यकता पड़ती थी। मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे। पत्थर, लकड़ी और धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्र से लाना पड़ता था। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने का जो मॉडल है वो ये संकेत करता है कि सामान और लोगों के लिए स्थल मार्गों का परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन बैलगाड़ी था। सिंधु और इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों के साथ तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। अब आइए उपमहाद्वीप और उसके आगे से आने वाले माल के बारे में जानते हैं। हड़प्पावासी जो थे वो शिल्प उत्पादन के लिए माल प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते थे। क्या क्या तरीके थे? तो नागेश्वर और बालाकोट में शंख आसानी से उपलब्ध था, वहाँ बस्तियाँ बना दी गई। सुदूर अफगानिस्तान में शोरतुघई जो कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि का स्रोत था, तो वहाँ पे जो है शोरतुघई में बस्ती थी। लोथल कार्नेलियन जो कि गुजरात में भड़ौत क्षेत्र में है। सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मिलता था और धातु राजस्थान के स्रोतों के निकट था। कच्चा माल प्राप्त करने की एक नीति थी कि राजस्थान के खेतड़ी अंचल में वहाँ से तांबा मिलता था, दक्षिण भारत से सोना मिलता था और यहाँ पे अभियान भेजने का कार्य भी जो है कच्चा माल प्राप्त करने की नीति थी। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में जो हड़प्पाई पुरावस्तुएं मिलती हैं, ऐसे संपर्कों के बारे में संकेत हैं। अगर हड़प्पा स्थल से कोई वस्तु दूर दराज के क्षेत्र में वहाँ से संबंधित मिलती है तो इसका मतलब है कि प्राचीन काल में ये लोग दूसरे स्थानों पर आते जाते थे और जो है क्योंकि वस्तुएं अलग अलग जगहों पर मिली हैं। दोस्तों, खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया और इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से अलग थे और यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली है। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को
तांबा भेजते थे। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो सभ्यताएं हैं वो एक दूसरे से जो है जुड़ी हो सकती थीं, या प्राचीन काल में इनका एक दूसरे से जुड़ाव था। मेलुहा, ये जो हमारी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पर सबसे लास्ट छोर समुद्र के किनारे सुतकांगेडोर है, लोथल है, हड़प्पा है। ये तुरान के शहर एसोक्ता अल्तिनडेपे से, मेसोपोटामिया के उरुक और उर शहरों से, दिलमुन से, इन सब से जुड़ी थीं। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता थी या जो प्राचीन सभ्यताएं हमारी हैं, उनका सुदूर क्षेत्रों से भी संपर्क था। कई प्रकार की पुरातात्विक खोजें ये बताती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुएं दोनों में निकिल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत हैं, जैसे एक विशिष्ट प्रकार का पात्र यानी बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ये ओमानी स्थलों से मिला है, और ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था। फिर भी ये संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान को ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि दूर के क्षेत्रों से भी जो हड़प्पाई लोगों का था वो संपर्क था, क्योंकि ओमान में मिला हड़प्पाई मर्तबान इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मोहर है। इस पर बना कुबड़दार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुबड़दार बैल का चित्र आपको यहाँ पर मिल सकता है। और इसी तरह एक चित्र है यहाँ पर बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर पर भी कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य ये है कि दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। और इसी तरह आप यहाँ नाव के चित्र वाली मुहर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नाव का चित्र बनाया गया है। तो हड़प्पाई क्षेत्र से ओमान, दिलमुन और मेसोपोटामिया से समुद्री मार्गों से जाया जाता था, और ये जो चित्र हैं, रेखा चित्र हैं, उत्कीर्णित चित्र हैं, ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि कहीं न कहीं इन लोगों का संपर्क था। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में जो मेसोपोटामिया के लेखों में दिनांकित मगान है, ये संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, मगान। और नाम यहाँ से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकिल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली जो अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण है पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे, बाट, पासे और मनके शामिल हैं। इस संदर्भ में ये देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप, मगान, मेलुहा हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है। इन क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। दोस्तों, दिलमुन जो है ये बहरीन द्वीप के लिए, मगान जो है मगान ओमान के लिए, और मेलुहा हड़प्पाई क्षेत्र के लिए जो है प्रयुक्त किया गया नाम है। मेलुहा से प्राप्त जो उल्लेख हैं उसमें कार्नेलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियां हैं। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक ये बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था, और क्या नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया के संपर्क सामुद्रिक मार्ग से थे। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते थे। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाज और नावों का भी चित्रांकन पाते हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं दोस्तों एक प्राचीन सूचना पट्ट के अक्षर। हालांकि इनको पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन इन अक्षरों को आप देख सकते हैं तो वो किस तरह से आज के आधुनिक कुछ हमारे चिन्ह हैं उनसे मेल खाते हैं। आइए मोहरे, लिपि और बाट के बारे में जानते हैं। तो मोहरे और मुद्रांकन। मुहर और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी से संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था।
जैसे आप एक कल्पना कर सकते हैं कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, उसका मुख रस्सी से बांधा गया, गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर या अधिक मुहरों से दबाया गया, जिसमें मिट्टी पर मुहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन ज्यों का त्यों यानी अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। तो रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन है जिस पे मिट्टी से इस तरह का मुद्रांकन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं जो आज की जाती हैं वो किस तरह से पुराने लोगों को भी पता थीं और उन्हीं का अनुसरण काफ़ी हद तक हम करते हैं। एक रहस्यमय लिपि। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम और पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने ये सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अधिकांश लेख जो हैं वो संक्षिप्त यानी छोटे हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। और लेकिन निश्चित रूप से ये एक वर्णमाली जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। और ऐसा लगता है कि ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मुहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है, बाईं ओर ये संकुचित है। इससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया हो, बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया हो। दोस्तों, कई प्रकार की और वस्तुएं हैं जिन पर लिखावट मिली है, जैसे मुहर, तांबे के औजार, मर्तबानों के अमठ, तांबे और मिट्टी के लघु पट्टिकाएँ, आभूषण, अस्थिछड़ें, यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट्ट। और ये भी हो सकता है कि ये नष्ट होने वाली वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो और इसका अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी या नहीं, इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। मुहरों के बाद आइए बाट के बारे में जानते हैं। बाट जो कि माप या मापन की इकाई है, विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 तक के थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बाट और नाप तौल की भी महत्वपूर्ण इकाई थी। प्राचीन सत्ता के बारे में जानने से पहले यहाँ पर देख लीजिए, एक पुरोहित राजा को इस चित्र में दर्शाया गया है। ये जो है मूर्ति है। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने, उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। जैसे हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही ले लें, जैसा कि मृदभांड, मोहर, बाट और ईंटों से मिलता है, तो ये सारी चीज़ें एक समान हैं, इसमें अंतर नहीं है। ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक जगह पे तो नहीं होता था, जम्मू से लेकर गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की ईंटें बनी थीं। और ये भी देखा गया है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थान पर आवश्यकतानुसार स्थापित की गई थीं। इसके अलावा ईंटें बनाने और विशाल दीवारों और चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था, नहीं तो जो है कुछ लोगों के लिए जो इतने बड़ा निर्माण बना लेना आसान काम नहीं था। प्रासाद और शासक के बारे में यानी राजमहल और शासकों के बारे में जान लेते हैं। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी, लेकिन इससे संबद्ध कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास में वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी हैं, यानी वो पूजा पाठ या जो प्रथाएं थीं वो किस प्रकार से करते थे, और न तो ये जानने के साधन हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी अथवा नहीं। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे,
सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, ऐसा कई पुरातत्वविद मानते हैं। दूसरे पुरातत्वविद ये मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। और कुछ लोग ये तर्क भी देते हैं कि ये एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानताओं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्य, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात और बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समेत स्थापित होने से स्पष्ट है। तो जो प्रशासक या शासक होते थे उनके बारे में एक रूपता नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि सभी लोग समान थे, सामाजिक स्थिति सबकी समान थी, लेकिन कुछ लोग मानते थे कि यहाँ शासक होते थे। और इसका प्रमाण ये है कि जो बाट, माप, मन के और कच्चे माल के स्रोत, ईंट, बस्ती के साक्ष्य, ये सभी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि ये जो व्यवस्था थी वो किसी शासक के अधीन थी। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीक होती है, क्योंकि ये कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए गए और कार्यान्वित किए जाते होंगे, क्योंकि कोई न कोई एक शासक या मुखिया जरूर होता रहा होगा। अब आइए सभ्यता के अंत के बारे में जानते हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया। इसके साथ गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी और ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाट, मोहरों, विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना, लेखन, लंबी दूरी के व्यापार और शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्य रूप से थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ और सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं और बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं और इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की जो विशिष्टताएं थी वो धीरे धीरे कम होने लगीं, जैसे बाट, मुहर और मनकों का समाप्त हो जाना, लेखन, लंबी दूरी, व्यापार और शिल्प विशेषज्ञता समाप्त हो गई और एक तरह से जो शहरी जीवन शैली थी वो समाप्त हो गई और एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर इसका संकेत मिलता है। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया और हमें इसके बारे में भी जानकारी नहीं है कि ये परिवर्तन या बदलाव कैसे हुए और इसके बारे में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या उनका मार्ग बदल लेना, भूमि का अधिक उपयोग शामिल है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में सही हो सकते हैं, लेकिन पूरी सभ्यता के पतन की ये व्याख्या नहीं करते। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया। मुहर, लिपि, विशिष्ट मनके और मृदभांडों का लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग, शहरों का पतन और परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है और उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। एक आक्रमण के भी साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों, डेडमैन लेन एक सकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। यह बिंदु जहाँ तक है, गली पश्चिम की ओर मुड़ती है। 4 फीट और 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग और एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियाँ मिली हैं। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थीं। यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम में 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 में लिखा है। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थिपंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो इन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे।
बहुत समय बाद 1947 में R.E.M. व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। और व्हीलर ने लिखा कि ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है, जिसका अर्थ प्राचीर, किला या गढ़ है। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर यानी गढ़ विध्वंसक कहा गया है। ये दुर्ग कहाँ है या कहाँ थे? पहले ये माना गया कि ये मिथक मात्र थे। हड़प्पा में हाल में हुए उत्खनन ने मानो परिदृश्य बदल दिया। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं, जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियाँ की गई थीं। ये सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हो गई? हो सकता है जलवायु संबंधी आर्थिक अथवा राजनीतिक ह्रास ने इसे कमजोर किया, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। ये मात्र संयोग नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का जनसंहार किया गया था और पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। ये व्हीलर ने हड़प्पा पुस्तक 1946 में एंशिएंट इंडिया जर्नल में लिखा है। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से नहीं जुड़े थे। हालांकि इनमें दो से निश्चित रूप से संहार के संकेत मिलते हैं, लेकिन अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली हैं वे इंगित करती हैं कि ये अत्यंत लापरवाही और श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए समाधान थे। शहर के अंतिम काल से संबद्ध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं हैं। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं हैं। दुर्ग से, जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये G.F. डेल्स की द मिथिकल मैस्केर एट मोहनजोदड़ो 1964 से उद्धृत है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ये व्याख्याएं हैं ये कहीं न कहीं पूरी तरह से संतुष्ट करने लायक नहीं हैं। आक्रमण के साक्ष्य हैं या नहीं, इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस तरह से हुई है, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया कि किस तरह पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से जो साक्ष्य मिले हैं उनके माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा। लेकिन एक कहानी ये भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उसके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया, तब वे ये नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदाकदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। इसमें कनिंघम का एक भ्रम देखिए। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्य या अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी और उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4ठी से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया और कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन और अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थीं। हड़प्पा जैसा पूरा स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थीं और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थीं, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थीं। यानी कनिंघम हड़प्पा सभ्यता के वस्तुओं का जो महत्व था उनको अच्छे से नहीं जान पाए। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी। उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उन्हें एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे
ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी ये मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ दोस्तों प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे जो शहरों के साथ हुआ था। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते ये आश्चर्य की बात नहीं कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। एक नवीन प्राचीन सभ्यता, आइए जानते हैं। देखिए, कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबद्ध थी। अब इसके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। जैसा कि एस.एन. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया में पुरास्थलों में हुए उत्खनन से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरों जैसी तब तक पहचान न की जा सकी मोहरें मिली थीं। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। जॉन मार्शल के समय ही सिंधु घाटी सभ्यता को एक नई पहचान मिली और वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और वे यहाँ यूनान और क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्कंठा थी। तो आप यहाँ पर जान सकते हैं कि किस तरह से एक नई प्राचीन सभ्यता लोगों को जानकारी में आई 1924 में। पुरास्थल टीले और अस्तर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत उपयोग और पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। टीले थोड़ा ऊंचाई में होते हैं। थोड़े समय रहने या अस्थायी परित्याग की स्थिति में हवा पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के रूप में बदलाव आता है। इन टीलों से मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है और ये स्तर दूसरे से रंग, प्रकृति और मिली पुरावस्तुओं में भिन्न भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तर, जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, उसकी पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी स्तर नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन के स्तर को क्रम विन्यास कहा जाता है। स्तरों में जो पुरावस्तुएं मिलती हैं उनको विशेष सांस्कृतिक कालखंड से जोड़ा जाता है, जिससे एक पुरास्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता चलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटे टीले का स्तर विन्यास। तो ये देखिए, यहाँ पर सबसे नीचे का स्तर है, उसके ऊपर का स्तर है और सबसे नवीन स्तर, जो कि ये टीले का स्तर विन्यास दर्शाता है। इसके अलावा दोस्तों, हमने मार्शल पे चर्चा किया था। तो मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबद्ध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत किया जाता था और इसके परिणामस्वरूप इन खोजों के संदर्भ में जो बहुमूल्य जानकारी थी वो हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। देखिए, आरंभिक पुरातत्वविद कई बार साहस की भावना से कार्य करते थे। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने अनुभव के बारे में लिखा है कि मुझे याद आता है कि 1944 की एक गर्म रात को पुरातात्विक सर्वेक्षण के नवनियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक छोटे रेलवे स्टेशन से एक गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील तांगे की सवारी कर
मैं प्राचीन स्थल के टीलों जो चांद की रोशनी से अवलोकित थे उनके समीप स्थित एक विश्राम गृह तक पहुंचा। अपने चिंतित सहकर्मी की इस चेतावनी से कि हमें अपना निरीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे आरंभ कर 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए, जिसके बाद बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। उसके बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंखे वाले को धीरतापूर्वक बैठा छोड़ तथा पड़ोस की बीहड़ से अनगिनत सियारों की रात को हवा की चीखती हुई आवाज़ के बीच हम सोने चले गए। अगली सुबह ठीक 5:30 बजे हमारे छोटे से काफिले ने बालू के टीले की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। 10 मिनट के भीतर मैं रुका और सबसे ऊंचे टीलों को देखते हुए अपने दृष्टि पर अविश्वास के साथ अपनी आंख मलने लगा। 6 घंटे बाद भी मेरे घबराए हुए कर्मचारीगण और मैं सूर्य की तेज रोशनी में कुदालियों और चाकुओं के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी काम के मेरे जुनून के कारण मुझे सनकी न समझ लें। ये REM व्हीलर के जो हैं माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976 से उद्धृत हैं। अब आइए नई तकनीकें और प्रश्नों के बारे में जानते हैं। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने REM व्हीलर से इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के अस्तर विन्यास का अनुसरण करना जरूरी था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की एक पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का भी समावेश किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत या थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो उपमहाद्वीप के विभाजन और पाकिस्तान के बनने के बाद सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान क्षेत्र में है। इसी कारण भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में व्यापक सर्वेक्षण हुए, कई हड़प्पाई बस्तियां वहां प्रकाश में आई। पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषण में हड़प्पा स्थलों की सूची में कई नाम जुड़े, लेकिन कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और हाल में धौलावीरा की खोज, वहाँ हुए अन्वेषण और उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है और नए अन्वेषण अब भी जारी हैं। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तुओं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के और विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिसमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं और वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने के लिए सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण शामिल है। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणाम दिलाएंगे, इसकी आशा है। इसके अलावा अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। दोस्तों, हड़प्पाई लिपि जो है इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए, जान नहीं पाए। ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। कुछ वस्तुएं जैसे मृदभांड हैं, औजार हैं, आभूषण हैं, घरेलू सामान हैं, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती हैं वे पत्थर और पकी मिट्टी तथा धातु हैं और इन्हीं के आधार पर जो पुरातत्वविद हैं वो अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है, केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थीं, अन्य वस्तुएं संभवतः पुनर्चक्रित की जाती थीं। परिणामस्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती हैं या तो वे अतीत में खो गई थीं या फिर संचयन के बाद कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई थीं। तो कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती हैं। खोजों के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति जो है वो पुरातात्विक उद्यम का आरंभ है। इसके बाद पुरातात्विक अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत जो है जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। लेकिन जो पुरातत्वविद होते हैं उनको ये तय करना पड़ता है कि कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण है या फिर दोनों अथवा आनुष्ठानिक प्रयोग में की गई कोई वस्तु है।
कोई भी पुरावस्तु या प्राचीन वस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित है। जैसे मनके, चक्कियाँ, पत्थर के फलक और पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से करते हैं जिसमें वे मिली थी। जैसे अगर वे घर में मिली थीं, नाले में मिली थीं, कब्र में मिली थीं या भट्ठी में, तो उसके आधार पर भी वो ये जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या प्रयोग रहा होगा। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, लेकिन पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साधनों जैसे मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर कर रहना पड़ता है। इसका कारण ये है कि जो पहनावे हैं वो सड़ चुके हैं या उनकी प्राप्ति नहीं की जा सकती है। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। पहली प्राप्त हड़प्पाई मुहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी और मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों के संबंध में तभी उस जो मुहर थी उसको समझा जा सका। यहाँ पर ये मातृ देवी की मूर्ति दर्शाई गई है, आप देख सकते हैं। और क्या यह मातृ देवी थी, इसमें ये पूछा गया है। और आद्य शिव की एक मुहर यहाँ पर मिली है जो कि आसन में यहाँ पर आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। कई जानवर जैसे हाथी, गैंडा और व्याघ्र के चित्र इनके अगल बगल दर्शाए गए हैं। दोस्तों, जो पुरावस्तुएं हैं उनको समझने में, उनकी व्याख्या में भी कई समस्याएं आती हैं। आप देख सकते हैं पुरातात्विक व्याख्या की समस्या सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में आती है। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थीं संभवतः धार्मिक महत्व की होती थीं। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी की मिट्टी की मूर्तियां, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल हैं। इन्हें मातृ देवियों की संज्ञा दी गई थी। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां, जिनमें से लगभग एक मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ दर्शाया गया था, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। और अन्य दृष्टांतों में जो संरचनाएं हैं उनको अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। इसमें विशाल स्नानागार और कालीबंगा और लोथल से मिली हुई जो अग्निवेदिकाएं हैं वो शामिल हैं, क्योंकि इनका प्रयोग किसी अनुष्ठान या धार्मिक जो है कार्यों में किया जाता था। मुहरें, जिनमें कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, उनका जब परीक्षण किया जाता है तो उनसे धार्मिक आस्था और प्रथा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया है। कुछ पर पेड़ पौधे बने हुए हैं और प्रकृति की पूजा का ये संकेत देते हैं। मुहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित और संश्लिष्ट लगता है। कुछ मुहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दर्शाया गया है और कभी कभी जानवरों से घिरा दर्शाया गया है। उसको आद्य शिव यानी हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक और बाद की परंपराओं में समानता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः पुरातत्वविद जो ज्ञात होता है उससे अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, यानी वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि ये नीति पत्थर की चक्कियों और पात्रों के संबंध में युक्तिसंगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में ये संदिग्ध रहती है। जैसे हम आद्य शिव के मुहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद की पौराणिक प्रथाओं में परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त नाम है। पहली सहस्राब्दी ईस्वी में जो है रुद्र के बारे में चर्चा मिलती है ऋग्वेद में, जो शिव के लिए प्रयुक्त नाम है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति यानी सामान्य रूप से जानवरों और विशेष रूप से मनुष्यों के स्वामी, न ही एक योगी, इन दोनों रूपों में भी नहीं दर्शाया गया है। दूसरे शब्दों में ये चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। फिर ये क्या कोई शमन था, जैसा कि कुछ विद्वानों ने समझाया है। समन क्या है? तो समन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई और इलाज करने की शक्ति के साथ दूसरी दुनिया से संपर्क साधने का भी दावा करते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मुहरे और लिंग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि छोटे आकार के शंकुओं से सुंदरता से तैयार किए गए 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे। इनको लिंग माना गया है और इनका ये भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में होता हो। दोस्तों, इतने दशकों में जो पुरातात्विक कार्य हुए हैं उनकी उपलब्धि क्या है, ये जानना जरूरी है। हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में अब हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। सामाजिक भिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए हैं। सभ्यता की कार्यप्रणाली के विषय में हमारी जानकारी बढ़ी है और सच में ये स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम और कितना जान पाते हैं। यदि एक द्विभाषिक अभिलेख मिलता है तो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय के प्रश्नों पर संभवतः विराम लग सकता है। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। क्या विशाल स्नानागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी? साक्षरता कितनी थी? हड़प्पाई कब्रिस्तानों में सामाजिक विभिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती हैं? स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े हुए प्रश्नों के भी बारे में कोई जवाब नहीं दिया जा सका है। क्या महिलाएं मृदभांड बनाती थीं या फिर केवल उन्हें रंगने का कार्य करती हैं जैसे कि आजकल होता है? दूसरे शिल्पकर्मियों के कार्य क्या थे? महिला मृण मूर्तियों या महिला की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, क्या उनका उपयोग क्या था? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंध से जुड़े पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किए हैं और ये भविष्य में होने वाले कार्य के लिए पूरी तरह से नया क्षेत्र है। तो 1920 से जब हमने काफ़ी व्यापक स्तर पर 1921 में दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी के खोजों के बाद जब से ये और चीज़ें स्पष्ट हुई हैं, तब भी कई ऐसे सारे प्रश्न हैं जिनके बारे में आज भी हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि ये क्या है। यहाँ पर चित्र में पक्की मिट्टी का खिलौना गाड़ी यहाँ पर दर्शाया गया है, जहाँ पर 2 जानवर इस खिलौना गाड़ी को खींच रहे हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ है। अब अंत में इस अध्याय में काल रेखा यानी टाइमलाइन को जान लेते हैं। आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड 20 लाख वर्ष वर्तमान से 20 लाख वर्ष पूर्व निम्न पुरापाषाण काल, 80,000 वर्ष जो है मध्य पुरापाषाण काल, 35,000 वर्ष पूर्व उच्च पुरापाषाण काल, 12,000 मध्य पाषाण, 10,000 नवपाषाण जो आरंभिक कृषक और पशुपालक इसी युग में हुए हैं, 6,000 वर्ष पूर्व देख सकते हैं ताम्रपाषाण जो कि तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया। 2600 ईसा पूर्व की अपनी हड़प्पा सभ्यता है। 1000 ईसा पूर्व का आरंभिक लौह काल है जहाँ पर महापाषाण के समाधान पाए जाते हैं और 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल है। और ये सभी तिथियां जिनके बारे में हमने चर्चा किया है ये सभी अनुमानित हैं। उपमहाद्वीप में कुछ अलग अलग भागों में जो विकास की प्रक्रिया है उसमें अंतर हुआ है। अब आइए हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरणों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा के जो विकास के चरण हैं 19वीं शताब्दी में 1875 में हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम की रिपोर्ट आई थी। 20वीं शताब्दी में 1921 में माधो स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का प्रारंभ कराया गया। 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन प्रारंभ हुए। 1946 में REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन करवाया गया। 1955 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई कराई गई। 1960 में BB लाल और BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगा में उत्खनन किया गया। 1974 में MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषण का प्रारंभ किया गया। 1980 में जर्मन इटालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण प्रारंभ किया गया। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किया गया और 1990 में RS बिष्ट के द्वारा धौलावीरा गुजरात में उत्खनन प्रारंभ किया गया। तो प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक हड़प्पा सभ्यता से जुड़े स्थलों का उत्खनन और उनसे प्राप्त जो वस्तुएं हैं उनका विश्लेषण किया जा रहा है ताकि इस सभ्यता के बारे में और भी समझने में मदद मिले।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने 12वीं कक्षा के NCERT इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का पहला अध्याय ईंटें, मनके तथा अस्थियों के बारे में जाना। और ये ईंटें, मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हमने पढ़ा है, जिससे इस सभ्यता के बारे में हमें और भी विस्तार से जानकारी मिल सके कि अभी तक की जो खोजें हुई हैं उससे क्या जानकारी प्राप्त हुई है और जो खोजें की जा रही हैं उनसे क्या नए निष्कर्ष निकलेंगे। इन सभी के बारे में हमने इस अध्याय में विस्तार से पढ़ा। तो अगला अध्याय हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।